तो आज हम रॉबर्ट सपोल्स्की की किताब बिहेव को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि इंसान एक ही वक्त में इतने अच्छे और इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। हाँ। और सपोल्स्की का जो तरीका है देखने का वो काफी अलग है। वो किसी भी व्यवहार के होने से ठीक पहले देखते हैं और फिर जैसे टाइम में पीछे जाते हैं, मिली सेकेंड से लेकर लाखों साल पहले तक, ये समझने के लिए कि क्यों हुआ। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सब लेयर्स मतलब परतों को समझने की कोशिश करेंगे। और वो जो बड़ा सवाल है ना कि क्या हमारी मर्जी सच में हमारी है, फ्री विल, उस पे भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, कोई भी हरकत होने से जस्ट पहले उन मिली सेकेंड्स में दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अच्छा। हाँ, खास तौर पे दो हिस्सों के बीच खींचातानी चलती है। एक है एमिगडाला, जो डर, गुस्सा इन सब का सेंटर है, और दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक, फैसले, कंट्रोल वाला हिस्सा है। अब तनाव में क्या होता है, अक्सर ये एमिगडाला हावी हो जाता है। अच्छा। और हम एकदम से बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। मजे की बात यह है कि जिसको हम कहते हैं ना सोच समझ कर फैसला लिया, उसके लिए असल में टाइम बहुत कम मिलता है। मतलब दिमाग का वो इमोशनल हिस्सा लॉजिक वाले हिस्से पर हावी हो जाता है। और फिर हार्मोन्स, उनका क्या? जैसे कुछ सेकंड या घंटे पहले का असर। टेस्टोस्टेरोन का नाम तो बहुत सुना है। गुस्सा मतलब? हाँ, आमतौर पर लोग यही समझते हैं, लेकिन सपोल्स्की बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का मतलब सीधा सीधा गुस्सा नहीं है। ओह। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये उस व्यवहार को बढ़ावा देता है जिससे किसी खास सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में आपका रुतबा बढ़े। अब वो चाहे गुस्सा दिखाना हो या फिर दोस्ती दिखाना, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, और वैसे ही ऑक्सीटोसिन है, जिसे लोग लव हार्मोन कहते हैं, वो हमें अपनों के करीब लाता है, ये सही है। पर वही हार्मोन हमें बाहरी ग्रुप के लोगों के लिए ज्यादा शक्की या विरोधी भी बना सकता है। तो कोई सिंपल अच्छा या बुरा हार्मोन नहीं है। मान ले मतलब हमारे अंदर की केमिस्ट्री ही इतनी उलझी हुई है। और फिर अगर और पीछे जाएं, दिनों, महीनों, सालों पहले के अनुभव, बचपन की बातें, माहौल, ये सब। हाँ, वो तो बहुत ही अहम है। वो एक तरह से नींव रखते हैं। बचपन के अच्छे बुरे अनुभव, माँ का बर्ताव, कोई ट्रॉमा, यहाँ तक कि जब बच्चा पेट में होता है उस वक्त के हॉर्मोन्स का असर, ये सब दिमाग की वायरिंग, उसकी बनावट को तय करते हैं। जैसे आपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात की थी ना, जो लॉजिक और कंट्रोल वाला हिस्सा है, हाँ। वो तो पूरी तरह से 25 साल की उम्र तक डेवलप होता रहता है। अच्छा, 25 साल तक? हाँ, तो शायद इसीलिए टीनेजर ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं। उनका वो कंट्रोल वाला सिस्टम अभी बन ही रहा होता है। और एक और चीज है, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स? हाँ, वो क्या है? वो ये बताता है कि कैसे हमारे अनुभव, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या खुशी, हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। मतलब कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ, ये फिक्स नहीं है। तो मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलता रहता है बिल्कुल। अनुभव और बायोलॉजी के साथ। बिल्कुल, और इससे भी पीछे जाएं तो हजारों लाखों साल का एवोल्यूशन है हमारे जीन्स। हाँ, जीन्स। क्या वो हमारी किस्मत तय करते हैं? नहीं, सपोल्स्की इस पर बहुत जोर देते हैं। जीन्स हमें कुछ तरफ झुकाव दे सकते हैं, कुछ प्रवृत्तियां, जैसे खतरे से दूर भागना या अपनों का साथ देना। पर वो कहते हैं, ये मत पूछो कि जीन क्या करता है, ये पूछो कि वो किसी खास माहौल में क्या करता है। माहौल, कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कॉन्टेक्स्ट ही तय करता है कि जीन अपना क्या असर दिखाएगा। और हाँ, परोपकारिता मतलब दूसरों की मदद करना, ये भी एवोल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि मिलकर रहने से सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। और फिर संस्कृति, जो सदियों से चली आ रही है, रीति रिवाज, भाषा, मान्यताएं। बिल्कुल, वो भी बहुत गहरे पैटर्न बनाती हैं। साझा मिथक, कहानियां, भाषा, जीने के तरीके। जैसे कुछ समाजों में इज्जत का सवाल बहुत बड़ा होता है, वहाँ शायद हिंसा को ज्यादा स्वीकार किया जाता हो। या फिर जैसे जैसे समाज बड़े और अजनबी हुए, वैसे वैसे ऊपर वाले का डर, नैतिकता पर नजर रखने वाले भगवान का कॉन्सेप्ट आया। ये सब संस्कृति और माहौल के हिसाब से बदलता है। बाप रे, कितनी सारी परतें हैं। दिमाग, हार्मोन, बचपन, जीन, संस्कृति, सब मिलकर तय कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन फिर सेपोल्स्की का वो सबसे चौंकाने वाला आइडिया आता है कि फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। सपोल्स्की का तर्क ये है कि अगर हमारा हर एक्शन, हर फैसला इन तमाम जैविक और पर्यावरणीय कारणों का नतीजा है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, मतलब वो कारण हमसे पहले से मौजूद थे, तो फिर हम अपने एक्शन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार कैसे हुए? फायर। हर चीज पिछली घटनाओं की एक चेन रिएक्शन है।
तो अगर ये सच है, तो फिर किसी को सजा देना या किसी की तारीफ करना, इसका क्या लॉजिक रह जाता है? नैतिक जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट ही हिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर समाज कैसे चलेगा? कोई कुछ भी गलत करेगा तो क्या हम उसे जिम्मेदार नहीं मानेंगे? देखिए, सापोल्स्की ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग खतरनाक हैं उन्हें खुला छोड़ लें। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारा फोकस सजा देने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार के कारणों को समझने और उन्हें रोकने पर होना चाहिए। जैसे कोई संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा हो तो हम मरीज को क्वारंटाइन करते हैं, उसे सजा नहीं देते। मकसद होता है बाकियों को बचाना। अच्छा, मतलब एक मेडिकल मॉडल जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। इरादा सजा का नहीं, बल्कि रोकथाम और सुरक्षा का। उनका कहना है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसे इस बायोलॉजिकल सच्चाई को ध्यान में रखना चाहिए। सोचिए, ऐसी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि जज का पैरोल देने का फैसला इस बात पर निर्भर कर सकता है कि उसने लंच कब किया था, वो भूखा है या नहीं। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि हमारे कितने फैसले अनजाने में बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं। तो कुल मिलाकर सपोल्स्की कह रहे हैं कि इंसान का व्यवहार समझना एक बेहद बेहद कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें बायोलॉजी, साइकोलॉजी, समाज, इतिहास सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये हमारी जो सबसे गहरी मान्यताएं हैं ना, जैसे मेरी मर्जी या मेरी जिम्मेदारी, उन पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल। और पहली बार सुनने में ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है कि शायद हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं ही नहीं, लेकिन इसमें एक उम्मीद भी छिपी है। उम्मीद? कैसे? अगर हम ये समझ जाएं कि कोई व्यवहार क्यों हो रहा है, उसके पीछे के असली कारण क्या हैं, तो शायद हम उसे बदलने के लिए बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। ध्यान सिर्फ किसी एक इंसान को दोष देने से हटकर उन सिस्टम्स, उन हालातों को सुधारने पे जा सकता है जो उस व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद ये समझ हमें एक ज्यादा हमदर्द, ज्यादा कंपैशनेट और कम जजमेंटल समाज बनाने में मदद करें। और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर हम अपने कामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर एक इंसान होने के नाते हमारी गरिमा, हमारे मूल्य का आधार क्या होना चाहिए?